अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, शुगर या ज़ियाबितस के मतलब कहा जाता है कि ये तमाम बीमारियों की माँ है। अभी कुछ दिन पहले एक तहकीक हुई जिसमें जनूबी एशिया के मुख्तलिफ़ मुल्क, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये तमाम ममालिक शामिल हैं, वहाँ पर आबादी के तनासब से ज़ियाबितस के मरीज़ों की तादाद का अंदाज़ा लगाया गया। और नाज़रीन, जो नताइज आए वो इतने होशरुबा नताइज थे कि पूरे ख़ित्ते में, जनूबी एशिया में, पाकिस्तान सर फ़हरिस्ता शुगर के हवाले से 30% आबादी पाकिस्तानियों की ज़ियाबितस का शिकार है। और जब किसी पेशेंट को शुगर हो जाती है तो उसके साथ लातादाद जो हैं वो पेचीदगियाँ भी जुड़ी होती हैं। आज हम इस प्रोग्राम में जो डिस्कस करेंगे वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बहुत आम होती हैं, और हमारा ख़ुसूसी फ़ोकस होगा कि ज़ियाबितस के मरीज़ों को हाथों और पाँव के मतलब अपनी क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है कि वहाँ कोई ज़ख़म ना लगे और ज़ख़म बिगड़ते बिगड़ते खुदा न खास्ता मुतासरा हिस्सा जो है वो काटने की ज़रूरत ना पड़ जाए, जिसे हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में एम्पुटेशन कहते हैं। और मौजू की मुनासबत से हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट स्टूडियो पे मौजूद हैं, डॉक्टर सोनिया बख्तियार, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, द डायबिटीज़ सेंटर मरी एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद में डॉक्टर साहिबा प्रैक्टिस कर रही हैं। तो डॉक्टर साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, कि सबसे पहले तो बताइएगा कि जो मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में बताया कि शुगर या डायबिटीज़ को हम तमाम बीमारियों की माँ कहते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा क्यों है? जैसे आपने बताया कि डायबिटीज़ को हम उम्र बीमारी भी कह सकते हैं। पहले ज़माने में हम कहते थे मैदा ख़राब हो जाए तो बेसिकली डायबिटीज़ प्राइमरीली आपकी एब्जॉर्प्शन ही को डिस्टर्ब कर रहा होता है। यानी कि हम जो कुछ खा रहे होते हैं वो एनर्जी नहीं बनाते। एनर्जी जब नहीं बनेगी तो वो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज़म्स बॉडी अपने आप के लिए यूज़ करती है, जिसकी वजह से जो उसकी इंटरनल हार्मनी है, होम्योस्टेसिस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी जिस्म के अंदर जो कुदरती सिस्टम है वो डिस्टर्ब होते हैं, विच रिजल्ट्स इनटू उसके कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। उसकी बेसिकली जिस चीज़ को वो डिस्टर्ब कर जाता है कि बॉडी के अपने जो सिस्टम्स हैं वो काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, कमी आना शुरू हो जाती है, जो रिज़ल्ट करता है मुख्तलिफ बीमारियों के सूरत में। शुगर तो ज़रात घूम रहे हैं लेकिन सेल्स में नहीं जा रहे, चाहे वो दिल है, चाहे वो आँखें हैं, गुर्दे हैं, जनरल सर्कुलेशन है, विच रिजल्ट्स इनटू बेसिकली, यानी कि जो मुख्तलिफ़ अज़ा हैं, जब उन तक तवानाई नहीं पहुँचेगी तो उनके तमाम जो फंक्शंस हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। सर उनके फंक्शंस भी मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से जब वो इम्यूनिटी बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। इम्यूनिटी इज़ नॉट ऑलवेज़ कि बीमारी इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं, लेकिन वो इस तरह से भी हो जाते हैं कि एनर्जी भी उनमें डेफिशिएंट हो जाती है। तो जिस वक्त एक चीज़ ख़राब होगी तो दूसरी चीज़ भी ख़राब होना शुरू हो सारी जाती चीज़ें है। आपस में इंटरलिंक्ड है ना। जैसे उनको अभी हम एक बड़ा बेसिक चीज़ कहते हैं कि जो डायबिटिक है उसकी जो साइंस है ना वो उनको प्यास ज़्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया जिसको हम कहते हैं। हाँ जी। उनको भूख ज़्यादा लगेगी, पॉलीफेजिया जिसको हम कहते हैं। उसकी वजह से पॉलीयूरिया, जैसे छोटे पेशाब का पेशाब बहुत ज़्यादा ज़्यादा आना। आना। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब एक्सेसिव वाटर इनटेक हो रहा है लेकिन न्यूट्रिएंट अंदर स्टे नहीं कर रहा है तो उसकी तो इलेक्ट्रोलाइट्स ही जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इम्बैलेंस हो गई, डिस्टर्ब हो गया। सो बेसिकली होती सिर्फ एक चीज़ है, यानी कि खून में शुगर का बढ़ जाना, जिसको हम HbA1c के थ्रू काउंट करते हैं, लेकिन उसकी वजह से बाकी सारे सिस्टम्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेशेंट को तकलीफ होना शुरू और हो इसी जाता है। मुनासबत से फिर इसको हम तमाम बीमारियों की माँ कह सकते हैं बिल्कुल हम कि कह हमारे सकते हैं, जिस्म के तमाम सिस्टम और तमाम अज़ा उससे जो हैं इफ़ेक्ट होते हैं। वो इससे इफेक्ट नज़र होते का हैं। कमज़ोर होना, गुर्दों का ख़राब होना। एग्जैक्टली। अच्छा, उनके साथ फिर जैसे उनके दिल के मसला होना, MI बड़ा कॉमन हो जाता है। तो एक शुगर होने के साथ उनके और बाकी सारी चीज़ें भी ख़राब होने शुरू हो जाती हैं। तो यस, हम ये इसीलिए बहुत आराम से ये बात कह सकते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट को कोई भी बीमारी हो सकती है, और एक डायबिटीज़ इटसेल्फ इज़ अ डोरवे या अच्छा डॉक्टर साहब भाई, ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, ये दो मुख्तलिफ अक़साम हैं, तो ये किस तरह हमें पता चलता है कि ये पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ से
मुतासिर है और इसको टाइप 2 डायबिटीज़ हुई है? अच्छा सर, बेसिकली डायबिटीज़ को जिस वक्त हम डिफ़ाइन करते हैं ना, तो वो आम लोगों के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो इसको हम जनरली 3 इसमें रखते हैं। जैसे टाइप 1 है, टाइप 2 है और जेस्टेशनल है। मैं पहले कि जेस्टेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ जी। कि दौरान हमल जिन ख़वातीन को शुगर की बीमारी ज़ाहिर होती है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और जिन ख़वातीन को जेस्टेशनल डायबिटीज़ ज़ाहिर हो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बेशक अगर हमल के बाद उनकी शुगर लेवल्स नॉर्मल भी हो गए लेकिन दे आर प्रोन टू टाइप 2, यानी उनके अंदर दोबारा से शुगर बन सकती है, वो शुगर की मरीज़ा हो सकती हैं। टू से इन जनरल अबाउट कि मैं इसके आगे जेस्टेशनल के बारे में बात करूँ, जहाँ पे आपने सवाल किया टाइप 1 और टाइप 2 का। बेसिकली टाइप 1 वो होता है जो बच्चों के अंदर होता है, वो पैदाइशी होगा ये? पैदाइशी ही होता है, जो उनकी बहुत छोटी उम्र में ज़ाहिर होता है, यंग एज में, लाइक 5 साल 7 साल की उम्र में। और वो आम तौर पे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लैंड करते हैं, जिसको हम मेडिकल में तो कीटोएसिडोसिस में कहते हैं, डायबिटिक डीके में आते हैं। लेकिन घरों में उनका ये होता है कि दे विल स्टार्ट, उनके फेलियर टू ग्रोथ हो जाएगी, उनके अंदर एनर्जी की कमी होगी, वो वेट लॉस करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये पैदाइशी होता है। और इसके बारे में एक चीज़ लोगों को समझना चाहिए कि 99.9% में ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, यानी उनके अंदर कुदरती इंसुलिन बनी नहीं रही होती, उनका पैनक्रियास किसी भी वजह से ये काम करना बंद कर देता है, उनके अंदर इंसुलिन होती ही नहीं है, जिनको हमने एग्जॉजनस यानी बाहर से हमने उनको इंसुलिन देनी होगी। तो उसको तो फिर इस तरह के जो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनको तो फिर सारी ज़िंदगी इंसुलिन लगवानी पड़ती होगी। बिल्कुल, और इंजेक्शन की सूरत में। उनको उसके सिवा उनके लिए कोई और मैनेजमेंट नहीं है। और टाइप 2 में क्या होता है डॉक्टर साहब? सर टाइप 2 में ये होता है कि ये यूजुअली थोड़ी बड़ी उम्र में होता है, आमतौर पे 30-35 के प्लस एज पे ही आता है, ज़ाहिर होता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो जाती है, जैसे जनरलाइज बॉडी एक्स आ गए, वेट लॉस या वेट गेन की शिकायत आ गई। यूजुअली जो ओबीस लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, लाइफ स्टाइल आ जाता है, जिसकी वजह से उनको टाइप 2, अच्छा टाइप 2 में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी होते हैं, यानी इनको हम ओरल मेडिकेशन के थ्रू, गोलियों के खाने वाली अद्वियात इसमें ज़्यादा जिसमें इस्तेमाल खाने होती वाली हैं। अद्वियात के ज़रिए हम उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नाज़रीन को ये भी बताइए कि जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल होता है जो कि खाने के आमतौर पर 2 घंटे के बाद हम चेक करते हैं, वो नॉर्मल कितना होता है और एबनॉर्मल कितना होता है जब हम कहते हैं कि जनाब इसको शुगर हो सकती है, और अगर ये मुसलसल कंट्रोल से बाहर रहे दवाएं खाने के बावजूद तो उसके फिर क्या असरात हो सकते हैं? सर देखिए, जो नॉर्मल लेवल है ना फास्टिंग, यानी कि खाली पेट सुबह जब आपने पानी भी ना पिया हुआ और निहार मुँह, तो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी 126 मिलीग्राम, अगर वो जो आप स्ट्रिप से जब चेक कर रहे हैं वो आता है, और उसके 2 से 3 दफ़ा अगर ये रीडिंग आ जाती है तो वी टेक इट एज के उनको अपने आप को डायबिटीज़ के लिए स्क्रीन कर लेना चाहिए। यानी कि खाली एक रीडिंग के ऊपर हम इन्हिसार नहीं करेंगे, हम सीरियल मॉनिटरिंग करेंगे, सीरियल 2-3 दफ़ा मॉनिटरिंग करेंगे और निहार मुँह उसकी शुगर चेक करें, और अगर मुसलसल 126 या से ऊपर जा रही है तो शुगर उनको हो सकती लाजमन है। अपने आप को चेक करवाना चाहिए। ओके। अच्छा, दूसरा, खाने के बाद अगर 250 से ऊपर रह रही है 2 घंटे के बाद, और नॉर्मल मिकदार में नॉर्मल खाना खाने के बाद अगर उनकी 250 से ऊपर रह रही है तो भी उनको अपनी तरफ देखना चाहिए। लेकिन मैंने प्रैक्टिस के मुताबिक जो देखा है, इसके साथ सिर्फ ये 2 चीज़ें काफ़ी नहीं होती, आप A1C भी चेक करवाएं ताकि आपको एग्जैक्टली अपने शुगर लेवल्स पता चल सके कि आप डायबिटीज़ के किस दर्जे पे हैं। तो ये डॉक्टर साहब जो लेवल चेक होता है, देखें आजकल लोगों को काफ़ी मालूम है कि ग्लूकोमीटर हर घर में तकरीबन मौजूद है, कि लोग घर पे भी अब वो टेस्ट कर लेते हैं। पहले तो किसी ज़माने में जब हम लोग हाउस जॉब कर रहे थे तो ब्लड का सैंपल निकाला जाता था और फिर वो लेबॉर्ट्री भिजवाते थे। HbA1c जो टेस्ट आपने बताया, ये लेबॉर्ट्री वगैरह से किया जाता है? जी बिल्कुल, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी लैब में से रब्ता करें, वहाँ पे जाके अपना सैंपल दें जहाँ से ये टेस्ट प्रॉपर हो सके। अब हम आते हैं डॉक्टर साहब के जो मेजर सिस्टम्स हो, स्पेसिफिकली उनकी तरफ आ जाते हैं जो इससे मुतासर होते हैं कि हमारी बॉडी के कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो शुगर से मुतासर हो रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो। इसमें एक तो ये चीज़, जैसे आप हम हेड टू टो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक सर से शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें कॉम्प्लिकेशन आती रहेंगी। अगर हम इसको बहुत प्रोफेशनली में जाऊं तो आपको पता है टाइप 3 में अल्जाइमर भी ले रहे हैं, टाइप 5 उसको कह रहे हैं, बट अगर मैं सर से पाँव तक में जाऊं तो सबसे पहले नज़र है,
आँखें आ गई। आँखें आ गई। इसी तरह से फिर डिमेंशिया मतलब याददाश्त में मसला बना सकते हैं, नज़र कमज़ोर हो सकती है, हम थोड़ा नीचे आ जाएं तो दिल कमज़ोर हो सकता है, दिल पे इफ़ेक्ट हो सकता है। मज़ीद हम जाएं तो मैदे में बदहज़मी होती है, खाना देर तक रहता है जिसकी वजह से खाने में और हज़म यानी कि करने हज़म में नहीं हो मसला पा रहा होता है, होता। हज़म नहीं हो पा रहा होता है। उसके बाद हम थोड़ा मज़ीद अगर हम देख लें तो गुर्दों पे इफ़ेक्ट आ जाता है। मज़ीद हम थोड़ा नीचे चले जाएं तो गुर्दे ही में ले लें तो उनको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल देखें तो उनके स्किन इन्फेक्शन के चांसेस उनमें ज़्यादा हो जाते हैं, ड्राइनेस ऑफ स्किन हो जाती है। अगर हम मज़ीद देखें, दे में डेवलप फंगल इन्फेक्शंस जो नेल्स में भी होते हैं और उंगलियों के दरमियान में भी हो सकते हैं, ख़ास करके पैरों में। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसके ऊपर क्या असरात हो सकते हैं डायबिटीज़ के? सर न्यूरोपैथी जिसको बेसिकली हम कहते हैं। न्यूरोपैथी जिसको हम कहते हैं ना, वो वाइट उसमें ये होता है कि जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो आपके जो नर्व शीट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डैमेज हो जाता है, जो उनकी सेंसेशंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि दे टेंड उनको नमनेस होने लगती है, हाथों सुन्न होना उनको शुरू हो जाएंगे। सुन हो जाएंगे, ओके। उनके हाथ पाँव में जैसे सुइयाँ सी चुभेंगी। अच्छा, ज़्यादा बढ़ने पे उनको ये सेंस ख़त्म हो जाता है, एहसास ही नहीं होगा उनको। एहसास ही नहीं होता। जैसे आप हमने ये चीज़ बहुत कॉमनली देखा है कि डायबिटिक पेशेंट है, ठंडी जगहों में है, सर्दी के दिनों में उनके हाथ पैर उनके जल जाते हैं बट उनको पेन फील नहीं हो रहा था। वो जब नज़रों से देखते हैं या कोई और देखता है तो उनको पता चलता है कि उनके पैर जल गए हैं, जैसे हीटर के करीब रखा या चूल्हे के करीब रखा। तो बेसिकली नर्व सिस्टम में न्यूरोपैथी में ये होता है कि उनकी टोटल नमनेस हो जाती है, दे टोटली मतलब वो यानी कि फील दर्द ही को नहीं। महसूस करने का जो एहसास है वो ख़त्म हो जाता है, ये कम हो जाता है बहुत जी ज़्यादा। बिल्कुल, क्योंकि जो नर्व्स हैं उनका काम सेंसेशन को ऊपर लेके जाना है, उनका काम है पेन को, सर्दी गर्मी की फीलिंग्स को ऊपर पहुंचाना है, जहन तक, दिमाग तक पहुंचाना है। दिमाग तक पहुंचाना है। लेकिन शुगर के मर्ज़ में वो डैमेज हो जाते हैं, जिसको हम अपने मेडिकल ज़बान में तो मैलिन सीट उसकी कहते हैं, उसकी जो कवरिंग्स होती हैं उनमें कंडक्शन की पावर ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी कॉमन है इनमें। अभी डॉक्टर साहब, पिछला कोई हमने प्रोग्राम किया था एक इसी मौजू के ऊपर, तो बड़े हैरानगी की बात थी कि आपके भी शायद ऑब्ज़र्वेशन में, मुशाहिदे में ये चीज़ आई होगी कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें कई दफ़ा पाँव में कोई कील भी चुभा होता है और उनको काफ़ी दिन पता ही नहीं होता कि पाँव के अंदर कोई चीज़ चुभी हुई है। ऐसा भी होता है? कील का तो उनको खैर ब्लीडिंग की वजह से किसी ना कोई देख लेता है, लेकिन जैसे मोटर बाइक साइलेंसर बर्न, जी। ये बड़ा कॉमन है कि वो बाइक में बैठे हुए हैं, साइलेंसर के साथ पैर लग रहा है, जल रहा है, बट और महसूस बिकॉज नहीं हो रहा, नमनेस की वजह से, न्यूरोपैथी की वजह से उनको नहीं पता चल रहा। और देखने पर पता चला है कि जब वो जनाब वो उतरे हिस्सा। हैं या किसी और को स्मेल आई है जलने की, तब उधर से पता चला है कि यार ये तो जल गए, इनको तो पाँव में ये डैमेज हो चुका है। तो ये सिविरिटी होती है, इनको एहसास नहीं होता। जैसे एक हम इसको कहते हैं कि जूतियाँ उतर जाएंगी, उनको नहीं पता चलेगा, या वो जूते पहन के ही बैठे होंगे, वो अपने ख्याल से समझेंगे उतार दिए, उनके इतना डैमेज आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें अक्सर में देखा गया है कि कोई छोटी मोटी जो चोट लग जाए या ज़ख़म लग जाए जिल्द के ऊपर या हाथ या पाँव के ऊपर, तो आम हालात में अगर वही ज़ख़म एक हफ़्ते में ठीक हो जाएगा, तो उसमें तो 10-10, 20-20, एक-एक माह तक वो ज़ख़म नहीं ठीक हो रहा था। उसकी क्या वजह हो सकती है? सर इस पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन से गुजरे उसमें कुछ ज़ख़म तो कुछ पेशेंट्स के ठीक हो जाते हैं जिनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा है, यानी जिनकी शुगर अच्छे कंट्रोल में है। लेकिन बाज़ दफ़ा ज़ख़म जब वो किसी और अंडरलाइन कॉज के साथ हो, जैसे नमनेस ऑलरेडी हो रही है तो न्यूरोपैथी डेवलप हुई हुई है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जिसको हम कहते हैं वो ऑलरेडी उनको कोई डेवलप हुई हुई है, तो उसमें जब जैसे हाथ पैर में जो ज़ख़म होता है वो हील होने में ज़्यादा टाइम लेता है। यानी कि दूसरे अल्फाज में, क्या जो हमारी खून की नालियाँ हैं वो भी शुगर से मुतासर हो जाती हैं? जी जिससे बिल्कुल आपने हो जाती है, पेरिफेरल नर्व्स के आर्टरी असाब का डिजीज़ हो ज़िक्र गया। किया जी सर। कि उसकी वजह से उनकी के अंदर महसूस करने की सलाहियत कम हो जाती है, बिल्कुल, और उसकी वजह से ज़ख़म भी आसानी से लग जाएगा। क्योंकि उनकी सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। चूँकि ये शरियाने भी अब मुतासर हैं, जी तो वहाँ पर खून की गर्दिश कम होगी, जी तो फिर ज़ख़म भी देर से ठीक बिल्कुल, होगा। उनकी सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसको दौरान खून जो उनकी गर्दिश है या दौरानिया खून उनका डिस्टर्ब हो रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुँचते, उनकी हीलिंग ही नहीं होती। दैट इज़ अनदर रीज़न कि ज़ख़म नहीं उनके भरते।
जी नाज़रीन, डॉक्टर सोनिया बख्तियार के साथ डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशन पे बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर सोनिया, अभी बात हो रही थी कि देखें शुगर के जो मरीज़ हैं उसमें एक तो नर्व्स या असाब मुतासिर हुए हैं जिसकी वजह से उसको दर्द का एहसास नहीं हो रहा। दूसरा, कोई छोटा मोटा ज़ख़म लग गया तो वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पर जो खून की शरियानें हैं वो पूरी तरह से खून पहुँचा नहीं रही हैं। और हुआ क्या कि वो छोटा सा ज़ख़म बढ़ते बढ़ते एक अल्सर बन गया या नासूर बन गया। तो उसमें अगर टिश्यू डेड हो जाए तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि ज़ख़म की देखभाल कैसे करेंगे, और खुदा न खास्ता अगर उस जगह पर वो सेल्स डेड हो गए हैं तो उसका फिर क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, हम क्या करते हैं उसमें? अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स में जो सबसे ज़्यादा हमारे पास बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है वो गैंग्रीन की आती है, यानी कि उस जगह में खून की सप्लाई या नसों की सप्लाई ख़राब होने की वजह से वो जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसकी सबसे पहली जो निशानी है वो कलर चेंज है, यानी जिल्द का रंग काले की तरफ होना शुरू हो जाता है और ग्रेजुअली वो सूखने लगता है। इन केस वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकती है जिसकी वजह से वो आपको ओपन ज़ख़म नज़र आएगा। इन दोनों के लिए इस ज़ख़म में ना सिर्फ अपने शुगर को मरीज़ बेहतरीन कंट्रोल करें, बल्कि वो एक किसी मुस्तनद जगह से जहाँ पे प्रॉपर डायबिटीज़ के सर्जन्स मौजूद हैं या जहाँ पे प्रॉपर डायबिटीज़ का इलाज हो रहा है वहाँ पे लाज़मन रब्ता करें ताकि इनका सही इलाज हो सके। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगी, छोटे मोटे जब ज़ख़म हो जाते हैं, हाथ की पाँव की स्पेशली उंगलियां ख़राब हो रही होती हैं, पेशेंट समझते हैं कि इसको हम रखे रहेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उनके लिए मज़ीद ख़राबी की बायस होती है। यानी कि जहाँ पे हम एक डिस्टल फैलिंग्स मतलब एक छोटे से नाखून के साथ जुड़ी हुई थोड़ी सी हड्डी हम निकाल के उसके पाँव को बचा सकते हैं, बाकी का हिस्सा हम बचा सकते हैं। लेकिन उसके डिले करने की वजह से ना सिर्फ वो उंगली तो ख़राब होती ही होती है, उसके साथ बाकी जगह भी ख़राब हो जाती है। तो जहाँ पे हम एक उंगली काटने से हम उसके पैर को बचा सकते थे, एक अंगूठा या छोटी उंगली कोई, हम उसके वजह क्या हो जाता है कि उसके आधे पाँव या टखनों तक के पाँव या बाज़ औक़ात में ऊपर तक के पैर काटने पड़ जाते हैं क्योंकि ज़ख़म इतना फैल जाता है। तो एम्पुटेशन की नौबत आ जाती है। इसके लिए बेहतरीन तरीका जो किसी भी मरीज़ को करना चाहिए, एक तो वो अपने पैरों की ख़ुद हिफाजत करे, ख़ुद नज़र में रख के देखे। हम आम तौर पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जिस तरह से हम अपने चेहरे को संवार के देखते हैं उसी तरह से पैरों को देखें। जो थोड़े मोटे हैं, जैसे टाइप 2 के पेशेंट बाज़ दफ़ा ओबीज़ होते हैं, बाज़ दफ़ा बुज़ुर्ग होते हैं जिनके लिए झुकना या नीचे देखना मुश्किल होता है, तो उनको हम ये सजेस्ट करते हैं कि मिरर ले लें स्टिक के साथ लगा के, जिसको नीचे रख के अपने पैरों के निचले हिस्से को भी देख लें और अपने जूतों को हाथ में लेके एक बार देख लें कि उसमें कोई कील या कोई ऐसी चीज़ उनको नज़र तो नहीं आ रही, ताकि उनके पैरों में इस ज़ख़म की नौबत ही ना आए। अगर आ जाए तो वो इन टाइम देख सकें फ़ौरन, ताकि उसकी देखभाल होकर मरहम पट्टी की जा सके और उसको ज़ख़म को हील कर दिया जाए। सर, और अर्लीस्ट इंटरवेंशन ही प्रिवेंशन भी हो जाएगी और मतलब प्रिवेंशन टू एम्पुटेशन भी हो जाएगी, फ़र्दर उसको ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ की बीमारी या उनके ज़ख़म होते हैं, दे यूजुअली टेक लॉन्गर टू हील, क्योंकि हमने जैसे पहले बात की कि वो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं। मदर ऑफ़ ऑल इलनेसेस हैं और बेस लाइन में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, यानी उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बाकी लोगों से कम होती है, तो उनके ज़ख़म को बढ़ने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उनको डिले करना ही नहीं चाहिए। फौरी तौर पर उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके तो उस डेड हिस्से को रिमूव करवा देना चाहिए। और अगर ये डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है कि इसको रिमूव कराना है और वो डॉक्टर मुस्तनद सेंटर में किसी जगह में बैठे हैं, तो उधर तो मतलब उधर ही ले जाके चेक कराएं, और वहाँ पे अगर ये डिसीजन डॉक्टर ले रहा है तो इसको डिले नहीं करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब हम डिले करते हैं तो हम मज़ीद, जैसे पहले मैंने कहा, हम मज़ीद उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एम्पुटेशन है या जिस्म का वो हिस्सा हम काट कर अलहदा कर देते हैं, जिसमें एक उंगली भी हो सकती है, टखने तक पाँव हो सकता है और ऊपर टांग तक भी नौबत पहुंच सकती है कि पूरी टांग काट दी जाए। कुछ हमारे पास कुछ रफ से दादोशुमार हैं कि पाकिस्तान में हर साल कितने लोगों के हाथ या पाँव या उंगलियां काटने की ज़रूरत पड़ जाती है डायबिटीज़ की वजह से। मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले ये चीज़ अभी देख रही थी
तो इट इज़ सेड कि हर 30 सेकंड में एक एम्पुटेशन हो रहा है दुनिया में कहीं ना कहीं। 30 सेकंड में? एवरी 30 सेकंड्स कहीं ना कहीं एक एम्पुटेशन हो रहा है, जो चाहे वो उंगली का कोई हिस्सा हो या एक कोई घंटे मेजर, में 120 कोई लोगों? माइनर एम्पुटेशन हो सकती है, कोई मेजर एम्पुटेशन हो सकती है, सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है। और पाकिस्तान में अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो हर तीसरा बंदा शख्स यानी पाकिस्तानी या तो वो डायबिटिक है या वो प्री डायबिटिक है। अच्छा, इसके साथ जो स्टैटिस्टिक्स हैं फॉर इन्फेक्शन वो 1 in 5 पे आ जाता है। और पाकिस्तान मिना के रीजन में ऑन द टॉप नंबर पे है, ये नंबर 1 है फॉर डायबिटीज़। हर मनफी चीज़ में हम नंबर 1 पर ही हो जाते हैं डॉक्टर साहब, मुझे तो समझ नहीं आती इस मुल्क की। जिस बीमारी को उठाएं वहाँ पर हमारे अनफॉर्चुनेटली नंबर ज़्यादा शुमार हाईएस्ट उसके ऊपर ही होते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती है हमारी। शायद हमारे जो फोकस है वो उन चीज़ों पे नहीं है जिस पे होना चाहिए। लाइक हम मॉडर्नाइज हो जाते हैं तो हमने सबसे पहले तो अपनी डाइट ख़राब कर दी है। जंक फूड हमारे पास कॉमन है, ये फैशन हो गया है। पेरेंट्स के लिए बहुत आसान है कि मैगी नूडल्स बना के दे दें बच्चों को, बर्गर मंगवा लें। फूड पांडा हमारे यहाँ ज़्यादा कम लगती है ना डॉक्टर साहब उसमें। अब चीज़ें खुद कुकिंग करने जाएं जब आप तो उसमें ज़ाहिर बात है टाइम भी लगता है, बिल्कुल, स्पेशली हाउसवाइफ्स। अब तो शॉर्टकट्स आ गए हैं, फूड पांडा ये अब वो सारा। अब हमें ये चीज़ पता है कि शुगर रेजिस्टेंस है डायबिटीज़। बेसिकली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इट इज़ अ शुगर रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके अंदर आ गई है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए एक वजह सिर्फ ये नहीं है कि ओबीज़ हो गया, खाना पीना ख़राब हो गया या लाइफस्टाइल में जो इश्यूज़ हैं वो तो अपनी जगह है ही हैं। ये जो हम जितने प्रिजर्वेटिव वाले फूड खा रहे हैं इन सबों में कैरमलाइजेशन है, वो अनदर डब्बे में पैक्ड फूड्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो प्रोसेस्ड फूड है। अब हम आटा भी जो आजकल खा रहे हैं वो प्रोसेस्ड खा रहे हैं, तो उसकी वजह से उसमें एक कहीं ना कहीं पे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को इन्हांस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बन रहे हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के हमारे यहाँ इस चीज़ का। तो बैक टू द पॉइंट कि हमारे पास कितना अदाद शुमार है, उसमें हमारे पास हर 30 सेकेंड्स में एक एम्पुटेशन हो रही है। और पाकिस्तान में एट एन एवरेज देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 लाख एम्पुटेशन होती है विच मे नॉट बी रिपोर्टेड। 2 लाख तक साल में बिल्कुल। और इसमें आप ये खदशा जाहिर कर रही हैं कि इसमें काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर ही नहीं आते। बिल्कुल, तो असल में फिगर हो सकता है इससे भी काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल इससे ज़्यादा हो सकती है। और क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली एम्पुटेशन, मज़ीद भी उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन आई होती है, सर्जिकल वुंड्स, नॉन हीलिंग अल्सर्स उनके अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन एम्पुटेशन पे यस इतना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी अहम बात की थी कि जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, उनसे बचाव के लिए या उनको कि वो ताख़ीर से आएँ, इस काम के लिए शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है इन पेशेंट्स के लिए। नॉट ओनली दैट, और जिनके घरों में ख़ास करके पेरेंट्स में अगर डायबिटीज़ है, प्रिवेंशन में उन लोगों को जिनको अभी तक बज़ाहिर डायबिटीज़ नहीं हुआ है लेकिन फैमिली हिस्ट्री आ रही है, उनको चाहिए कि अपने आप को पहले से ही अपने एक तो बेसलाइन टेस्ट स्क्रीनिंग अपनी करवाते रहें, अपने वेट को ऑप्टिमाइज़ रखें, अपने खाने में फ्रेश वेजिटेबल्स और रॉ जो चक्की का जो नेचुरल आटा होता है वो इस्तेमाल करें, और कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें, जिसको हम एवरेज में कहते हैं कि एक कम से कम 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, उनका 150 मिनट पर हफ्ते उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि वो डायबिटीज़ में जा ही ना। ये प्रिवेंशन है उन लोगों के लिए जिनको अभी तक शुगर नहीं हुई है, और जिनको शुगर हो गई है और उनको कॉम्प्लिकेशंस का डर है जो वन वे अनदर हो गई, उसको बचने के लिए उनको अपना वेट मैनेज करना चाहिए, उनको अपनी दवाइयाँ मिस नहीं करनी चाहिए, उनके जो डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट है उसको महज ग्लूकोमीटर पे चेक करके कि मेरी शुगर ठीक जा रही है नहीं रखना चाहिए, बल्कि तीसरे चौथे महीने उनको लाजमन जाके अपने टेस्ट करा के प्रॉपर अपना मुआयना करवा लें, ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना, मतलब उनको कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अगर उनको आँखों से धुंधला दिख रहा है या उनको बदहज़मी हो रही है या उनको पेशाब में जलन शुरू हो गई है, तो उनको चाहिए कि वेट ना करें कि ये एक दिन में ठीक हो जाएगा, मैंने पानी कम पिया, अपने आप को सेल्फ एक्सक्यूज़ ना दें, वो डॉक्टर से लाजमन कंसल्ट कर लें ताकि इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन ना बन रही हो। और सबसे ज़्यादा एक बात मैं आप कहना चाहूँगी, इनको पेन सेंसेशन ख़त्म हो जाती है न्यूरोपैथी की वजह से। तो चेस्ट पेन
इनको नहीं फील होती। तो अगर उसमें तो शॉर्टनेस खुदा ऑफ ना ब्रेथ खास्ता हो उसमें रहा हार्ट हो, अटैक भी होगा हाँ, तो वो अगर भी शॉर्टनेस नहीं ऑफ पता ब्रेथ चलेगा। हो रही हो या कुछ हो, तो वो उसको पेन उस तरह से फील नहीं कर पाएंगे। उनको सिर्फ थोड़ा भारीपन सीने में लग रहा होगा, थोड़ा शायद बदहज़मी थोड़ी ज़्यादा लग रही हो। इस केस में उनको फ़ौरन से पेशतर डॉक्टर से चेक करा लें। हमारी दुआ है कि कुछ ना निकला करे, वो यही कहें कि हमने खामखा टेस्ट कराए, लेकिन उस खामखा टेस्ट बेहतर है बनस्बत एक्चुअली किसी कॉम्प्लिकेशन में पड़ने से। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइप 1 में तो हमने डिस्कस किया कि इंसुलिन चूँकि जिस्म बना ही नहीं रहा, तो फिर मजबूरी है कि बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन जो हैं वो सारी ज़िंदगी लगवाने पड़ेंगे। टाइप 2 में खाने वाली अद्वियात दी जाती हैं। तो आप बीइंग एन एक्सपर्ट, आप मुतमईन है कि हमारे मुल्क में अच्छी स्टैंडर्ड की खाने वाली जो शुगर की अद्वियात हैं वो अवेलेबल हैं, और लोग अगर उसको टाइमली खाएं तो शुगर अच्छी कंट्रोल में रहती है? बिल्कुल आपने मैं इस चीज़ से बिल्कुल आपसे एग्री करते हुए मैं ख़ुद ये कहूँगी कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, क्योंकि आई एम वर्किंग इन अ स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप। वहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट मेडिकेशन सारी मौजूद होती है। हैविंग अ वैरायटी ऑफ पेशेंट्स, उन दवाइयों को भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो लेटेस्ट मेडिकेशन है जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 2-3 चीज़ों को एड्रेस किया हुआ है। एक, वज़न को, यानी ज़्यादातर जो अभी जैसे मेडिसिन आ रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जनरली बात करें, GLP-1s आ गई हैं, SGLT2s आ गई हैं, वो ना सिर्फ वज़न शुगर कंट्रोल कर रही हैं, वो मतलब रीनल फंक्शंस को भी रिस्टोर कर रही हैं, उसको भी सेव कर रही हैं। तो अब ये इंटरनेशनली फोकस यही हो गया है कि हम डायबिटिक पेशेंट्स को, टाइप 2 के मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँगी, कि उनको हम ऐसी दवाइयाँ दें जिससे उनके दिल, गुर्दे, नज़र, यानी कि वज़न सिर्फ शुगर कंट्रोल ना करें, बल्कि जो दूसरे अज़ा में कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्लिकेशंस होनी हैं उसको भी दूर उसको भी करें। प्रिवेंट कर लें। बिल्कुल। और एक स्टडी के मुताबिक है कि अगर आप एक पेशेंट जो डायबिटिक डायग्नोज हुआ है, उसके 10 to 15% अगर वो अपना बॉडी वेट कम करता है, वो BMI को 25 से नीचे ले आता है, तो उसके अंदर चांसेस ऑफ रिवर्स रिमिशन ऑफ द डायबिटीज़, यानी कि जिसको हम कहेंगे कि डायबिटीज़ आम फहम में कि जी ख़त्म हो गई, रिमिशन है, ख़त्म तो नहीं होती, उनको अपना केयर रखना पड़ता है, बट वो रिवर्स हो जाती है, उसके चांसेस बहुत हैं। उनकी कॉम्प्लिकेशंस अप टू 35-37% रिड्यूस हो सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि जिसमें रीनल कॉम्प्लिकेशन, कार्डियक मतलब दिल के मसाइल या गुर्दों के कॉम्प्लिकेशन, विजन लॉस के केसेस, रेटिनोपैथी जिसको हम आम तौर पे कहते हैं, उसके रिडक्शन अबाउट 37 to 47% रिड्यूस हो जाती है जस्ट बाय लूजिंग वेट, जिसकी वजह से A1C कंट्रोल होगा एंड उसकी वजह हेल्थ बेनिफिट बहुत हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक़ एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायबिटीज़ सेंटर से है जहाँ पर हर तरह के मरीज़ देखे जाते हैं। तो अभी बात हो रही थी एम्पुटेशन की। अगर खुदा ना खास्ता किसी मरीज़ का पाँव कट गया या टांग कट गई, तो कोई रिहेबिलिटेशन या इस तरह का कोई आपके पास अरेंजमेंट्स हैं कि उस पेशेंट को हम रिहेबिलिटेट कर सकें? जी, एज़ फार एज़ मेरे अपने सेटअप का ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे तो है हमारे पास ऑर्थोटिक्स के प्रॉपर डिपार्टमेंट है, प्रोस्थेटिक्स के प्रॉपर हमारे पास होते हैं, जिनकी एम्पुटेशन होती है, बिलो नी जिसको हम BK कहते हैं, उनके लिए प्रोस्थेटिक्स के भी सर्विसेज मौजूद हैं। जिनको अगर हमने अल्सर्स ऑफलोड करने की ज़रूरत है तो उसकी भी सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। पोडाइट्री पे और फुट एजुकेशन हमारे पास अलग से दी जाती है, ताकि पेशेंट को ये सिखाया जाए कि उन्होंने किस किस्म के फुटवेयर पहनने हैं, उनकी जूतों के सोल तले कैसे होने चाहिए, और कितने इनसोल वगैरह हम देते हैं ताकि उनके अपने पाँव की सेफ्टी रह सके, जिनको नहीं कोई मसला है उनका डेवलप भी ना हो। और हमारे पास बिल्कुल तो इसकी सॉक्स भी कोई ख़ास किस्म की होती हैं जो डायबिटीज़ की होती हैं, या बेसिकली आम डायबिटिक सॉक्स सॉक्स से भी कहलाते हैं, सिर्फ उसके काम चल जाता है? फाइबर फ्री सॉक्स किस्म के, मतलब कॉटन के इस तरह के सॉक्स देते हैं जो नरम हो, जिसमें कोई चुभन ना आ रही हो। जो यूजुअली वाइट कलर हम प्रेफर करवाते हैं ताकि कोई अगर डिस्चार्ज बन रहा है, कोई ज़ख्म बन रहा है तो वो कलर से भी नज़र भी आ जाए, जाए, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो नज़र भी आ जाए। बिल्कुल। और शूज़ में जो सोल्स होते हैं उसमें क्या खासियत होती है डॉक्टर साहब, ये जो उसमें डायबिटिक्स के एक लिए तो होते हैं? ये कि उसमें आर्चेस का ख्याल रखा जाता है। इनमें आपको पता ही होगा शार्कों के भी चांसेस होते हैं, इनके आर्च ड्रॉप हो जाते हैं, वॉक करने में इनको मसला होता है, बहुत सारी छोटी छोटी और चीज़ें हो जाती हैं जो हम टेक्निकल साइड पे अगर जाएँ तो उसमें, तो उसके लिए शूज़ इस तरह का देती है जो सॉफ्ट हो, जहाँ पे कहीं पे इनको प्रेशर ना पड़ रहा हो, जहाँ पे कहीं पे रिगड़ ना पड़ रही हो, और वो जब चलें तो स्ट्रैप्ड हो ताकि वो उतारते वक्त ख़ुद से निकल के ना गिर जाए,
खुद से पाँव में डैमेज ना हो जाए, और वो उनको इतनी सोल उसकी हो कि अगर जैसे कील की बात की कि कील भी पता नहीं चलता कि चला जाए, तो इतनी सोल हो कि वो कील उनके पैर तक ना जाए, तो एक पर्टिकुलर उसके लिए हम देते हैं। और रिहैब का पर्टिकुलरली तो मुझे इतना नहीं पता कि कोई अलग जगह, बट हमारे यहाँ पे फिज़ियोथेरेपी भी मौजूद है, और जो हमारा जो प्रोस्थेटिक के तो आर्टिफिशियल लिम्स जो हैं उसकी भी फैसिलिटी शायद मौजूद है। ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिक्स दोनों ही हैं, और उसमें उनको यूज़ करना, उनको चलाना, उनको एक्सरसाइज कराना, सब कुछ शामिल है जो हमारे पास है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आज के इस मौजू की मुनासबत से आप टेक होम मैसेज डायबिटीज़ के हवाले से क्या देना चाहेंगी प्लीज़? मैं किसी भी मरीज़ को मैं दो हिस्सों में अपने मैसेज देना चाहूँगी। एक तो उसमें यह कि जिनको शुगर हो चुकी है या जो शुगर के इस वक्त मरीज़ हैं और अपने इलाज करवा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेशन में रहें। अगर उनको ऐसा लग भी रहा है कि उनकी शुगर कंट्रोल है, उसके बावजूद भी उनको चाहिए कि जो उनके जो विज़िट्स हैं वो रेगुलर अपना रखें, वन थिंग। दूसरा, अपने हाथ पैर के ख्याल रोज़ रखें, उनको देखें उसमें कोई ज़ख़म ना हो, अपने शूज़ का ख्याल रखें, अपनी दवाइयाँ रेगुलर लें और लैब टेस्ट से अवॉइड ना करें। और जिनके फैमिली में शुगर मौजूद है, जिनके घर में उनकी हिस्ट्री चली आ रही है, ख़ास करके पेरेंट्स में अगर शुगर है, तो उनको चाहिए कि भी अपना वेट मैनेज रखें, अपनी स्क्रीनिंग का ज़रूर ख्याल रखें, और रेगुलर अपने पेरेंट्स के साथ ख़ुद की भी शुगर को मैनेज करते रहें। डाइट चाहिए कि वो चेक रखें, डाइट में फ़ास्ट फूड अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स और इन सब चीज़ों को टोटली अवॉइड करें, ताकि उनका ना वज़न भी बढ़े, ना उनके अंदर एक्स्ट्रा शुगर जाए जिसकी वजह से वो उनको बीमारी से वो अपने आप को महफूज रख सकें। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा और बड़ी ही मुफीद मालूमात डॉक्टर सोनिया बख्तियार ने आपके साथ शेयर की कि खुदा न खास्ता अगर आप या आपके अहल खाना में किसी को डायबिटीज़ है तो कौन कौन सी बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है जिन पर अमल करके आप ख़ुद को इतनी ख़तरनाक किस्म की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचा सकते हैं। उम्मीद है कि गुज़िश्ता प्रोग्रामों की तरह आपको ये प्रोग्राम भी बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।